नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 1857 की क्रांति के असफल होने के बारे में अध्ययन करेंगे। किस कारण से 1857 की क्रांति है वो असफल है वो रही थी। तो देखिए, 1857 की क्रांति भले ही असफल रही हो, लेकिन इस क्रांति ने भारत के तमाम जनमानस में जागृति और विद्रोह की भावना फैला दी। तमाम तबके के लोगों ने भाग लिया, फिर भी क्रांति असफल हुई। तो इस क्रांति की असफलता के कारण निम्नलिखित माने जा सकते हैं। पहला कारण है 1857 की क्रांति का मेरठ में समय पूर्व शुरू होना। जैसा कि आपको विदित है, 1857 की क्रांति शुरू करने की तारीख 31 मई तय की गई थी, लेकिन क्रांति उससे समय से पहले 10 मई को ही शुरू हो गई थी। और इससे भी पहले 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के नेतृत्व में सैनिकों का विद्रोह हुआ था और इससे अंग्रेजों को संभलने का मौका मिल गया। अंग्रेजों को आगे बढ़ने का मौका मिल गया और इसी कारण मेरठ की विद्रोह का समय पूर्व शुरू होने से अंग्रेजों ने उसका दमन कर दिया और भारतीय एक साथ क्रांति है वो पूरे भारत में शुरू नहीं कर सकते। इस बारे में इतिहासकार मेलिसन ने लिखा है कि यदि पूर्व निश्चय के अनुसार 31 मार्च 1857 को एक साथ सभी स्थानों पर स्वाधीनता का व्यापक और महान संघर्ष आरंभ हुआ हो, तो कंपनी के अंग्रेजी शासकों के लिए भारत को फिर से विजय कर सकना किसी भी प्रकार संभव नहीं होता। अर्थात एक साथ क्रांति शुरू होती तो अंग्रेज इसे दमन नहीं कर सकते थे। दूसरा है सिखों व गोरखों की गद्दारी। तो देखिए, राजपूत, सिख व गोरखे अपनी वीरता के लिए भारत में विश्वविख्यात थे। कुछ इन्हें गिने स्थानों को छोड़कर राजपूतों ने विद्रोह के प्रति उदासीनता दिखाई। सिख बंगाल सेना से, जिसने पंजाब विलय के समय अंग्रेजों का साथ दिया था, प्रतिशोध देना चाहते थे। वे मुगल सम्राट का, जिसने गुरु तेग बहादुर को मरवाया था, उसका बदला लेना चाहते थे। इसी तरह गोरखों ने अपने सेनापति जंग बहादुर की अधीनता में अवध पर आक्रमण कर अंग्रेजों की मदद की और इसी कारण से भारतीय क्रांतिकारियों को है वो सफलता हाथ है वो नहीं लगी थी। अगला अपन देख सकते हैं योग्य नेताओं का अभाव। तो देखिए, विद्रोह को ठीक तरह से संचालित करने के लिए इनके पास कोई योग्य नेता नहीं था। विद्रोहियों ने बूढ़े बहादुर शाह को अपना नेता मान लिया था, लेकिन बूढ़े बहादुर शाह से सफल सैन्य संचालन एवं नेतृत्व की आशा करना बेकार था। बहादुर शाह ने मात्र मजबूरी में नेतृत्व स्वीकार किया था
वृद्ध थे, उनमें कोई योग्यता है वो नहीं थी। प्रमुख नेता नाना साहब चतुर अवश्य थे, लेकिन सैनिक संगठन में निपुण नहीं थे। तात्या टोपे का चरित्र अच्छा था, किंतु उनमें सैनिक योग्यता नहीं थी। सर्वाधिक योग्य नेताओं में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी और जगदीशपुर आरा के जमींदार कुंवर सिंह थे। रानी लक्ष्मीबाई वीर होते हुए भी अनुभवहीन थी। कुंवर सिंह वीर थे, लेकिन वे वृद्ध थे और सभी एक मत उन्हें नेता मानने को स्वीकार भी नहीं करते थे। ऐसी स्थिति में योग्य नेता का है वो क्रांति में अभाव हो गया था। फिर है भारतीय राजाओं का असहयोग। तो देखिए, प्रायः सभी भारतीय राजाओं ने विद्रोह का दमन करने में अंग्रेजों का साथ दिया। सिंधिया के मंत्री दिनकरा तथा निजाम के मंत्री सालार जंग ने अपने अपने राज्य में क्रांति को फैलने नहीं दिया। राजपुताना के नरेशों ने भी अंग्रेजों की भरपूर सहायता की। विद्रोह काल में स्वयं लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करके जाना पड़ेगा। अर्थात भारत के सभी राजा अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे, क्रांतिकारियों के पक्ष में नहीं थे। कई ऐसे राजा भारत के थे जो अंग्रेजों का पूर्ण रूप से सहयोग है वो कर रहे थे। इससे क्रांति को सफलता हाथ नहीं लगी। फिर है दक्षिण भारत की उदासीनता। तो देखिए, नर्मदा नदी का दक्षिण भाग पूर्णतः शांत रहा। यदि उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी विद्रोह शुरू हुआ होता तो शायद अंग्रेजों को उत्तर से दक्षिण भारत तक पराजित करना इनके हाथ में है वो नहीं था। ऐसी स्थिति में विद्रोह के प्रमुख केंद्र बिहार, अवध, रुहेलखंड, चंबल तथा नर्मदा के मध्य की भूमि व दिल्ली जैसे क्षेत्र हैं, इन सब में दमन करना है वो मुश्किल हो गया था। अतः अंग्रेजों ने एक एक स्थान को चिन्हित कर अपनी सेना बुला ली और उनका है वो दमन करने में सफल हो गए। फिर है नागरिकों का असहयोग। तो देखिए, कहने को तो सभी अंग्रेजों के खिलाफ थे, लेकिन इस विद्रोह में कुछ राजाओं, कुछ जागीरदारों और कुछ सैनिकों ने ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उस समय भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषक थी और कोई भी कृषक वर्ग अंग्रेजों की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। किंतु विद्रोहियों ने किसानों का सहयोग प्राप्त करने का भी कोई प्रयास नहीं किया और इस प्रकार यह क्रांति एक जन सहयोग क्रांति नहीं बन सकी। लोग अपने स्वार्थों से वशीभूत थे, कुछ पक्षधर थे, कुछ खिलाफ थे। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों ने विप्लव के माध्यम से, क्रांति के माध्यम से उन्होंने विशेष तौर से जो कई आम जन को नुकसान हुआ था उससे उन्होंने अपना विश्वास भी है वो खो दिया था। अराजकता फैल गई थी। इस कारण अधिकांश जनता विद्रोहियों से है वो नाराज हो गई थी। फिर केंद्रीय संगठन का अभाव। तो देखिए, कोई भी क्रांति सफल तब होती है जब उसका केंद्रीय नेतृत्व मजबूत होता है।
संगठन मजबूत होता है। क्रांति में उस समय कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, विशेष प्लानिंग भी नहीं थी, और ऐसी विषम परिस्थिति में विद्रोही अपने अपने तरीके से क्रांति कर रहे थे। विद्रोही सेनाओं के दिल्ली पहुंचने तक तो किसी पूर्व निश्चित योजना का स्वरूप ही नहीं था, किंतु बाद में वह भी समाप्त दिखाई देने लगा। कोई केंद्रीय संगठन भी होना चाहिए था जो अंग्रेजों की गतिविधियों को ध्यान में रखकर सभी क्षेत्रों के विद्रोहों में समन्वय स्थापित कर सके। जैसे झांसी और बुंदेलखंड में विद्रोह उस समय आरंभ हुआ, जब दिल्ली और कानपुर में अंग्रेजों को सफलता हाथ लग चुकी थी। अर्थात अगर झांसी, बुंदेलखंड, दिल्ली, कानपुर में एक साथ अगर ये प्रतिरोध होता अंग्रेजों का, तो शायद अंग्रेज सफल नहीं हो सकते थे। ऐसे विद्रोह को असफल करना अंग्रेजों जैसे कूटनीतिज्ञों के लिए असंभव नहीं था, क्योंकि उन्हें एक एक कर सभी को पराजित करने का मौका है वो मिल गया था। इसके बाद हम देखते हैं तो लॉर्ड कैनिंग की उदारता। तो देखिए, तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कैनिंग है, वह उदार प्रवृत्ति का था। कुछ अंग्रेजों ने कैनिंग की उदार नीति की आलोचना की थी तथा क्रांति का दमन करने में अपनी पाशविक प्रवृत्ति का परिचय दिया था, पशुओं की भांति प्रवृत्ति का परिचय दिया। किंतु कैनिंग ने स्पष्ट घोषणा की थी कि जो हथियार डाल देगा उसके साथ न्याय होगा, और हिंसा करने वालों को छोड़कर सभी को माफ कर दिया जाएगा। इससे कई भारतीय उनके बहकावे में आ गए, और उन्होंने बहकावे में आकर अंग्रेजों के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया, और इस घोषणा से मानो इन विद्रोहियों की क्रांतिकारी विचारों पर एकदम बदलाव सा आ गया। P.E. रॉबर्ट्स नामक व्यक्ति लिखते हैं कि लॉर्ड कैनिंग की नम्रता न केवल नैतिक रूप से विस्मयकारी थी, वरन राजनीतिक रूप से भी औचित्यपूर्ण थी। अगला कारण पर देखते हैं ठोस लक्ष्य का अभाव। देखिए, क्रांतिकारियों में जहां नेतृत्व का अभाव था, तो वहां ठोस लक्ष्य का भी है वो अभाव था। भारतीय सैनिकों ने चर्बी लगे कारतूसों से तथा अपनी असुविधाओं के कारण विद्रोह किया था, और वह भी पूर्व निश्चित समय से पहले। मुसलमान जहां मुगल सम्राट के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करना चाहते थे, वहीं हिंदू नाना साहेब और रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में हिंदू सर्वोच्चता को पुनः स्थापित करना चाहते थे। फलस्वरूप हिंदू मुसलमानों में सामंजस्य नहीं था, और संपूर्ण विद्रोह में अंग्रेज विरोधी भावना के अतिरिक्त कोई सामान्य उद्देश्य या आदर्श है वो नहीं रहा था। अंग्रेजी शासन को समाप्त करने का अर्थ उन्हें कुछ अंग्रेज अधिकारियों को समाप्त कर देना था, वरन संपूर्ण अंग्रेजी साम्राज्य को परास्त करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। अगला कारण मान सकते हैं अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियां। तो देखिए, 1857 के विप्लव में
कुछ समय पूर्व जो हुआ था उसमें अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ा था, किंतु जिस समय विद्रोह शुरू हुआ तब तक परिस्थितियां उनकी क्या हो गई थी, अनुकूल हो गई थी। क्रीमिया का युद्ध भी समाप्त हो गया था और भारत में देशी राजा, सामंत और कई ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे जो अंग्रेजों की सहायता करते थे, डलहौजी के सुधारों के पक्षधर थे। इसी कारण ऐसे वर्ग का अंग्रेजों को है वो समर्थन प्राप्त हो गया। और क्रांति की असफलता में एक और कारण हम ये भी मान सकते हैं कि उस समय विद्रोहियों के पास सीमित संसाधन थे। विद्रोहियों के पास त्याग बलिदान की भावना वाले सैनिक थे, लेकिन रण कौशल में निपुण नहीं थे। विद्रोहियों के पास संचार के साधनों का अभाव था। विद्रोहियों के पास धन रसद हथियारों की कमी थी। इसके विपरीत अंग्रेजों की सहायता के लिए अधिकांश भारतीय राजा पंजाब, बंगाल, मद्रास, बंबई आदि स्थानों पर राजस्व अंग्रेजों को उपलब्ध करवा रहे थे। इस तरह की तमाम गतिविधियों के कारण है वो यह आंदोलन असफल है वो रहा था। धन्यवाद।